जो कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो भारत में संसाधन वन जो अपना चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स किए और लघु अति लघु उत्तरीय किए। आज हम लघु उत्तरीय का प्रश्न नंबर 1 और 2 हल करवाने के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। कैसे उसको क्या हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे कि पूरे के पूरे अंक आपको मिले यदि वो आपके प्रश्न पत्र में शामिल होता है। तो आइए चलते हैं। इसमें पूछा गया है लघु उत्तरीय में कि मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। मृदा परिच्छेदिका क्या है? तो बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं, किताब में से होता है, आपकी गाइड में भी होता है, पर कई बार क्या होता है गाइड में बहुत शॉर्ट होता है। कई बार जल्दबाजी में अगर अच्छी क्वालिटी की गाइड नहीं है, अच्छे प्रकाशन से नहीं, ठीक उत्तम क्वालिटी नहीं है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं बेतोड़, यानी पूरा सार जो है वो वहां नहीं रहता, कुछ चीजें गायब रहती हैं। तो आइए चलते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम सीधा आंसर पे आ जाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि पूछा है मृदा परिच्छेदिका क्या है, तो लिखेंगे कि मृदा की क्रमिक क्षैतिज परतों विन्यास व उसकी स्थितियों को दर्शाने वाली ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो यहाँ हमारा मृदा परिच्छेदिका का जो आशय पूछा है वो पूरा हो जाता है। क्या है ये? उसकी परतें, मृदा में परतें होती है ना, पहली परत, ऊपरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन परतों के विन्यास को कैसे वो सजी हुई है, विन्यास मतलब क्रम से कैसे सवारा सजाया गया है, और उसकी स्थिति कैसे, उसकी स्थिति है कहाँ पर क्या होता है, कौन सी परत में क्या होता है, ये इसको दर्शाने वाली ऊर्ध्व जो काट होती है, मिट्टी की काट है ना, उसको मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और एक प्रकार से मृदा के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका, यानी मृदा के विन्यास जो है, अगर एक लाइन में लिखना हो तो मृदा के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जाते हैं। चूंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ी और डिटेल लिखनी पड़ेगी, तो उसकी जो परतें हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली परत है, ऊपरी जो परत होती है मिट्टी के ऊपर, सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको ऊपरी मृदा कहा जाता है ना। दूसरी परत को उपमृदा कहते हैं। तीसरी जो परत होती है उसको अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ कहा जाता है। और चौथी परत जो है मूल चट्टान ही होती है, जो मूल चट्टान है वही चौथी परत उसकी होती है। अब इसमें यह जान लेना जरूरी है कि मिट्टी की इन 4 परतों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो ऊपरी परत ही वास्तविक मृदा होती है, इसमें उर्वरता होती है ना। इसमें वो सारी चीजें पाई जाती हैं ऊपरी परत में, जिससे कि जो उत्पादन होता है, यानी कोई भी फलदार वृक्ष जहाँ लग सकता है, फसल उत्पादन हो सकती है, तो ऊपरी जो परत, इसीलिए जब पानी मृदा को बहा के ले जाता है तो उसको क्यों रोका जाता है मृदा के काट को, क्योंकि अच्छी जो उर्वरता वाली मृदा है वो पूरी बह जाती है, तो नीचे जो रह जाएगी वो बंजर भूमि रह जाएगी और उसमें कुछ भी उत्पादन नहीं होगा। तो इसीलिए जब जल बहाव, हमारे यहाँ मेड़ बंधान होता है, खेतों में मेड़े बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि कभी जब बारिश का पानी तेज बहाव के साथ आए तो उसकी जो परत है, ऊपरी उर्वरता वाली जो परत है, उसको अपने साथ बहाकर ना ले जाए, इसीलिए उसमें मेड़ बंधान होता है। जो भी पानी लगाते हैं सिंचाई के लिए तो पर्याप्त मात्रा में है ना, उतना ही उसके अंदर भरा रहता है, अंदर समा जाएगा, पर मिट्टी बाहर ना जाए, क्योंकि ऊपरी मिट्टी में ही पूरी उपजाऊपन या उर्वरता होती है। ठीक, तो ये मृदा परिच्छेदिका हो गई। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि मृदा का मानव जीवन में क्या महत्व है, समझाइए। तो इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है ना, आप इसको रटने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आसपास दृष्टि दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी आवश्यकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण है मिट्टी। कहते हैं कि पंच तत्व जो है उनमें से एक मिट्टी है, जिससे हमारा शरीर बना है, जल वायु है ना। कहते हैं मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी से हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों में से एक तत्व मृदा भी है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि मृदा का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो आप लिख सकते हैं कि मृदा का मानव जीवन में बहुत योगदान है या बहुत महत्व है।
अगर योगदान कहें तो योगदान शब्द लिख दें। अगर उन्होंने पूछा है क्या महत्व है तो बहुत महत्व है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझाएंगे कुछ पॉइंट्स के द्वारा, आप लिख सकते हो उनको। कैसे समझाएंगे? किसानों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट नंबर 1 यहाँ है, किसानों के लिए। ठीक है, किसानों के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे मृदा किसानों की अन्नदात्री है, अन्नदात्री है, जिससे जिससे उनकी व अन्य मनुष्यों की क्षुधा शांत होती है। क्षुधा होती है, भूख, क्षुधा शांत होती है। किसानों की आजीविका, ठीक है, आजीविका का मुख्य स्रोत है ना, किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा है ना, क्यों चल रहा है? वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, स्रोत है। ठीक है, क्योंकि किसान फसल उत्पादन करके अपने परिवार के लायक तो अनाज उत्पादित करता ही है, साथ ही अतिरिक्त अनाज उत्पादन पर उसको बाजार में बेचकर और उससे अपने घर की अन्य जरूरतें, क्योंकि सिर्फ खाने अन्न के अलावा और भी कपड़ा भी चाहिए, शिक्षा के ऊपर भी खर्च चाहिए, है ना, दूध है, फल है, और भी चीजें हैं, दालें हैं, सब्जियां, वो भी उगा सकते हैं अपने खेत में। पर इन सब चीजों से वो दूसरों की भी भूख शांत करता है, अपनी भी, और अपनी रोजगार भी चलाता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें उद्योगों के लिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि उद्योग अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर ही केंद्रित होते हैं। उद्योग अपने लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त करते हैं, जो मृदा में उत्पन्न होती है ना, जो मृदा में उत्पन्न होती है ना, उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा तीसरा हम लिख दें वनों के लिए। तो आपने देखा होगा रेगिस्तान में कभी वन देखे हैं? नहीं, चट्टानों के वन देखे हैं, बहुत नाम मात्र के। तो जो अच्छी उपजाऊ मृदा है वही वन पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं वनों के लिए मृदा अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब आवश्यक है ना, अपरिहार्य है, और वनों पर मनुष्य जीवन केंद्रित है। ठीक है, यानी मनुष्य वनों पर केंद्रित है, वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चक्र है जो चल रहा है और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो इस प्रकार से मृदा बहुत ज्यादा, अब आप आगे चलो, बहुत लंबा लिख सकते हैं इसको, कितना भी लंबा आप लिख सकते हो, है ना। इसका चौथा पॉइंट हम लिखते हैं पशुपालन के लिए, है ना, बहुत आवश्यक, कृषि के लिए हो गई, चौथा है अपना वनों के लिए हो गई, 2 के लिए, अब है पशुपालन के लिए, है ना। पशुपालन के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पशुओं के लिए चारा वगैरह उपलब्ध कहाँ से होता है? तो यहाँ लिखेंगे पशुपालन के लिए भी मृदा अति आवश्यक है। पशुओं के लिए चारा मृदा में ही उपजता है, चाहे वो वनों पर
उपजता है ना। चाहे वो वनों की पत्तियां खाते हो या हरी घास खाते हो, जो भी भोजन है, क्योंकि पशु तो शाकाहारी होते हैं, ज़्यादातर जो दुधारू पशु हैं शाकाहारी होते हैं। तो जो भूसा है वो भी कृषि से, मृदा में ही फसल होगी तब भूसा मिला, हरा चारा मृदा में होता है। तो पशुपालन के लिए भी इंसानों के साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी मृदा बहुत आवश्यक है। और चूंकि मनुष्य पशुपालन पर निर्भर है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से मृदा बहुत आवश्यक है और मानव जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आज की वीडियो में ये 2 प्रश्न हल कराए, अगली वीडियो में और प्रश्न हल करवाएंगे आज जो आपके काम आएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।